नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के हक या राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। दिसंबर 2002 में 46वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। इस कानून के तहत भारत के 6 से 14 साल आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित की गई है। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया, तब उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में उसे प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रावधान हैं जिससे बच्चों के शिक्षा को सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। साथ में गरीब बच्चों के भी स्कूल दाखिले की सुविधा दी गई है। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी। विद्योत्मा जी आपको राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका भी राइट टू एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। नंबर है 01206127 इसके अलावा अन्य नंबर है 01206127 तो शिक्षा के अधिकार से जुड़ी कानूनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आज के कार्यक्रम में। जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, आज हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम लाने के पीछे का जो मकसद है, उस मकसद के बारे में जानना चाहेंगे। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब जो उसको फंडामेंटल राइट्स के बराबर आर्टिकल 21 के तहत बनाया गया है जी। और ये एक चेंज है जो लाया गया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के चेयरमैनशिप में फॉर बेटर एजुकेशन इन इंडिया, और ये 29 जुलाई 2020 को अप्रूव हुआ था। तो इसका पर्पस था बेसिकली इसका कि एक पॉजिटिव चेंज लाया एजुकेशन सिस्टम में, एक फ्रेमवर्क में, फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एंड इन ऑल सेक्टर्स। ये वोकेशनल ट्रेनिंग को बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में इंक्लूड करता है। इसका मेन एम जो है, इसका मेन पर्पस वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 को लॉन्च करना था और उसको रीमॉडल करना था कि एजुकेशन को एक नया शेप, नया तौर तरीके से पेश किया जाए ताकि जो पहले की जो हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं उसको ओवरकम किया जा सके। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सलाइज करता है एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, जो कि पहले 10+2 का फॉर्मेट चल रहा था हमारे यहाँ पर, उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक एकेडमिक बैंक से क्रेडिट सिस्टम तक प्रोवाइड कराएगी यूटिलाइज करने के लिए फंड को। उसके अलावा इनोवेशन के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेगी और कई तरह के चेंजेस इसके थ्रू लाए गए हैं जो हमारे एजुकेशन को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। अब विद्योत्मा जी अगर बात करें हम 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की, तो इस बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कैसे ये कानून प्रदान करता है, कैसे इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी? राइट टू एजुकेशन जो है ये पार्लियामेंट से इनैक्ट हुआ था 4 अगस्त 2009 को। और इसका जो मतलब ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है मोडालिटीज को और इम्पोर्टेंस को, जो फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन का हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको।
तो 6 to 40 कंपल्सरी एजुकेशन को उसके साथ साथ आर्टिकल 21A के तहत इसको फंडामेंटल बनाकर इसको राइट टू लाइफ के बराबर लाकर इंडिया जो है 135 कंट्रीज है वर्ल्ड में टोटल, उस 1 अप्रैल 2010 को उनके सिग्नेटरीज में से एक हो गया है, क्योंकि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के जो मिनिमम नॉर्म्स है और जो उसका मैंडेटरी नेचर है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना ही करना है, उसके कैटेगरी में आकर और उसने वहां पर एक मैप आउट किया है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और ये भी कहा है कि लोकल बॉडीज हो, स्टेट हो, जो भी एजुकेशन सिस्टम को देखता है, वो सारी अथॉरिटीज मिलकर जो प्रोहिबिशंस लगाने हो, जो जिस तरह के प्रोविजंस लाने हो, जैसे भी हो, इस गैप को मीट करे। साथ में इसको एक मैंडेटरी नेचर इसके साथ भी दिया गया है कि ये किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं जाएगा और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो अब लाया गया है, उसके तहत किसी को कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, डिसएडवांटेज ग्रुप से हो, उसको प्राइवेट स्कूल्स हो, वो कोई भी उनको रिकॉग्नाइज ना करके और उनको एजुकेशन से वंचित नहीं रख सकते हैं। और जो माइनॉरिटी और रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इसको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। और अगर ऐसा बच्चा विद्युत्मा जी जिसकी उम्र तो 6 साल हो गई हो, उससे ऊपर का ही बल्कि वो हो गया हो, लेकिन उसका किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया हो, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्या कर सकते हैं? अब मैंने अभी बताया जैसा कि एजुकेशन जो है, अब इसको ऐसा मुद्दा बनाया गया जिसमें कि किसी भी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता। अब कैपिटेशन फी नहीं मानी जाएगी, अब डोनेशंस नहीं माने जाएंगे, और ऐसे कोई भी प्रावधान जिससे वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहता है, चाहे वो ये जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो डॉक्यूमेंट्स ही क्यों ना, क्योंकि एक व्हाइट पेपर के पर अगर पेरेंट्स अंडरटेकिंग दे रहे हैं तो उसको मानना पड़ेगा। और अगर इस पेरेंट्स नहीं है तो एक सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस और प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, जो ऑर्फन बच्चों के बनते हैं, वो बनाकर भी एजुकेशन देना ही अनिवार्य बनाया गया है, ताकि वो एजुकेशन से वंचित ना रहे। कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज की वजह से उसके एजुकेशन पे असर नहीं पड़ सकता। अब क्या, जब हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की, तो क्या ये सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन पर भी लागू होता है? क्योंकि अक्सर अभिभावकों में ये बड़ी कंफ्यूजन होती है और ये बड़ा उनके लिए पेचीदा हो जाता है कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट तो है, शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन प्राइवेट स्कूल उसे कितना फॉलो कर रहे हैं? शिक्षा का अधिकार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको फंडामेंटल माना गया है। ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। और ये इनको प्राइवेट स्कूल्स को बाध्य बनाया गया है, बाध्य करने के समान पॉलिसीज लाई गई है, जहां पर ये कहा गया है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो किसी भी तरह से अवरोध नहीं कर सकते हैं रियलाइज करने में राइट टू एजुकेशन के जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट रहा है कि हमारे यहाँ पर पब्लिक गुड एंड चैरिटेबल एक्टिविटी मानकर, उसी को मानकर चलना पड़ेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और वेरियस हाई कोर्ट्स हैं इसके लिए समर्थन में, जो कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को नहीं मानते हैं। स्पेशली हमारे इंडिया में इस चीज को बैन किया गया है और इसको नहीं माना जाता है, और इसीलिए कैपिटेशन फी हो या किसी भी तरह के इस तरह के जो डोनेशंस वगैरह दिए जाते थे, उसको एम्फसाइज करते हुए कहा गया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नहीं लिया जा सकता है और शिक्षा को खरीदा नहीं जा सकता। बट शिक्षा एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है हमारा। गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा है कि इट इज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन and it is not discharged by merely establishing schools or funding them। तो उनका कहना है कि इसके लिए रूल्स भी एनैक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, लोगों की जरूरतों को भी देखना पड़ सकता है, पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस को, जहां पर कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ताकि हम अपने यहाँ पे एजुकेशनल एक्सेलेंस को बढ़ा सकें। और एक TMA पाई का एक लैंडमार्क जजमेंट 2003 में आया था, वो फर्दर इस चीज को एस्टैब्लिश कर रही थी कि प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको बहुत ब्रॉड ऑटोनॉमी दी गई है टू फिक्स देयर एडमिशन पॉलिसी, फी स्ट्रक्चर, प्रॉफिटियरिंग, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद, एक रीजनेबल सरप्लस के बाद उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये प्रोविजन भी 2012 में अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स
को जो चैलेंज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आरटीई एक्ट, ये जो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए कहा गया था कि वो कह रहे थे कि हम ये वायलेट करता है उनके राइट्स को आर्टिकल 19(1)(g) के तहत, पर उसको डिसअलाउ किया गया था और कहा गया था कि आर्टिकल 12(1)(c) के तहत हर प्राइवेट स्कूल को 25% रिजर्वेशन देना पड़ेगा उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात आपने विद्योत्मा जी की कि अगर व्हाइट पेपर पे पेरेंट्स या कोई भी गार्जियन अगर ये दे देता है, श्योरिटी दे देता है, तो भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, दस्तावेजों की बात करें, तो दाखिले की पूरी प्रोसेसिंग के लिए किस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? दस्तावेजों के लिए क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेशन सब कम कर दिए गए हैं, तो फिर भी एक बर्थ सर्टिफिकेट तो बच्चों का चाहिए होता है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बिकॉज वो क्वालिफाइड नहीं है, उस मतलब पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं हो, तो हो सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, तो ये अंडरटेकिंग की बात कही गई है। और उस चीज को माना गया है कि किसी भी तरीके से एजुकेशन ऐसा ना हो कि किसी को एजुकेशन ना मिले। और उसके बाद यह एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर गारंटिंग इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, वो अफेक्ट ना हो। और उसके तहत सेबर ईपीए विच मीन्स सिस्टम्स अप्रोच फॉर बेटर एजुकेशन रिजल्ट, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, उन्हीं से बात करके सारे जो उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि ओवरआर्चिंग गोल की तरह आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो देखते हुए कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इन प्लेस होने चाहिए जो रीजनेबल है। एक कोई अनपढ़ माँ बाप है, वो तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो क्या बोल पाएंगे वहां पर, या एक कोई ऐसे बच्चा है जिसका पेरेंट्स है नहीं, तो वो क्या बता पाएंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ साइडलाइन किया गया। अदरवाइज जो जनरली डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स में लगते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो सारे ही लगेंगे। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ी हुई हैं, उनसे हम तमाम जानकारी ले रहे हैं। विद्योत्मा जी, अगर अब बात हम करें उम्र के प्रमाण पत्र की, तो कई बार ऐसा होता है कि एज जो सर्टिफिकेट है वो नहीं होता, तो इस स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिले लेने से क्या वंचित किया जा सकता है? नहीं, अभी मैं बता रही थी कि किसी भी तरह से और किसी भी बच्चे को दाखिले से या एजुकेशन से सोर्सेज से नहीं वंचित किया जा सकता है। स्पेशली हमारे जो इंडिया है, इंडिया हैज रैटिफाइड सेवरल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डायरेक्टली डेल्ट विद द राइट टू एजुकेशन। तो वहाँ पे इंटरनेशनल कोविनेंट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स जो ऑर्डेन करते हैं स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, तो वो डायरेक्ट भी करते हैं फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, डिग्निटी, स्ट्रेंथनिंग रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। तो उनका मतलब ये होता है कि वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं पेरेंट्स के राइट को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, और चाहे वो स्टेट द्वारा रन किया जाता हो, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो, लेकिन पढ़ने के लिए बच्चों को भेजें। तो अगर हम उन्हें इतनी लिबर्टी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको ये पहले तो उनको पता ही नहीं अपने हक का, पेपर्स क्या बनाएंगे वो, तो उनको ये हक इसीलिए दिया गया है कि कम से कम स्कूल किसी भी तरह से अपने बच्चों को भेजें ताकि बच्चे पढ़ें, ताकि उनको आगे चल के वो समस्या जिसको आज हम डिस्कस करें, वो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से जा सके। इसीलिए हमारे यहाँ किसी डॉक्यूमेंट तक के बाध्यता को हटाकर सिर्फ एजुकेशन की बात की जा रही है। अब ऐसे में अगर हम बहुत सारे स्कूल्स की बात करें, तो वो ये मानते हैं कि आरटीई के अंतर्गत जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनके प्रवेश से उनके जो स्कूल हैं, उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो परिणाम हैं, उसका स्तर गिर जाता है, और ऐसे में वो इन बच्चों के प्रवेश को अच्छा नहीं मानते, उनको हतोत्साहित करते हैं। ऐसे हालात में अभिभावकों को क्या करना चाहिए? एजुकेशन का जो है, अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टेट को इंश्योर करना होता है कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, उनके जो स्टेट, और इसके कारण प्राइवेट स्कूल्स को ऑब्लिगेशंस इम्पोज किए जाते हैं उनके ऊपर कि वो फैसिलिटेट करें इक्विटेबल एक्सेस, और मेजर्स इम्पोज करें कि वो स्कूल जो है एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दें, और उसमें
कभी भी स्तर नहीं गिरता है। सिर्फ 25% की बात कही गई है, जो 25% एक छोटा सा परसेंटेज है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चों को हर स्कूल में जगह मिले इसलिए, तो उसमें कोई स्तर नहीं गिरता है। और उनके वो भी जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो रेगुलेट किए जा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव से बढ़कर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। तो इसीलिए जो डायरेक्शन दिए जाते हैं प्रोविजंस को इंश्योर करने के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत जो आते हैं कि एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, हेल्थ, सेफ्टी, सब कुछ जो बाकी बच्चों को मिलेगा वो इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को भी मिलेगा। और उसमें एक टीचिंग स्टाफ जो है उसको भी कोऑपरेट करना है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चों के लिए हमने रूल बना दिया और जो एडवांटेज बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी एक ह्यूमन कंडीशंस और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव मैनर में वहां पर बिहेवियर भी होना चाहिए। जो रिस्ट्रेंट्स होने चाहिए वो वहां पे इम्पोज किए जाने चाहिए और एक अफोर्डेबल ऑटोनॉमी के अंदर सारी सुविधाएं देते हुए बच्चों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए और स्टैंडर्ड में कहीं कोई गिरावट नहीं आती है। विद्युत जी, गरीब बच्चों के प्रवेश न होने की शिकायत के क्या कोई पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है? मतलब कि जहां पर सख्त एक्शन हो सके अगर ऐसा कोई मामला सामने भी आता है कि गरीब होने की वजह से बच्चे को वंचित रखा जा रहा है पढ़ाई से, कहाँ शिकायत करे, किस तरह से उसका निवारण हो? देखिए, एजुकेशन कोई कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड तो है नहीं, इसलिए जब हम इसको कमर्शियल नहीं मानते हैं तो इसका उस तरह से न शिकायत तंत्र की बात कर सकते हैं न हम कुछ ऐसा कोई मैं स्टेटमेंट दे सकती हूँ। बट ये जरूर है कि अगर इतना ज्यादा कोई परेशानी की बात हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स के जो है उसके तहत नहीं आते हैं या उसको उसका उल्लंघन करते हैं या हमारे एक्ट से बाहर ऐसी कोई बातें हो रही है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। वहां जाकर आप डेफिनेटली शिकायत कर सकते हैं, पेटिशन डालकर वहां पर अपनी सुनवाई करवा सकते हैं और सारी बात कह सकते हैं। फिर जो भी सही होगा उस तरह से इंटरप्रेट करके कोर्ट आपको जरूर रिलीज देगी। बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या जो निजी ट्यूशंस होते हैं उसकी भी छूट प्राप्त होती है? सेक्शन 28 जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, वो बिल्कुल इसको बैन करता है, कंप्लीट बैन है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पर कमर्शियल नहीं माना जाता एजुकेशन को और ये अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन कमर्शियलाइज नहीं किया जाए, इसलिए उसको कंप्लीटली बैन किया जाता है ट्यूशन को और उसको सही नहीं माना जाता है। और उसके कारण ये भी है कि मतलब जहाँ पर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसे वजह जिससे इंस्टीट्यूशन अलाउ कर रहा है तो वहाँ अलाउड है, लेकिन ज्यादातर अलाउड नहीं है बिकॉज लार्ज स्केल पे अलाउड नहीं है और इसको एक इलनेस माना जाता है, सोशल इलनेस और एक कमर्शियल एक्टिविटी माना जाता है जिसके तहत पैसे बनाने की बात होती है, जहाँ पर हरासमेंट होता है बच्चों का, उनके माँ बाप का। तो जो गवर्नमेंट स्कूल है बिल्कुल अलाउ नहीं करते। विजयतमा जी, एक और बात सामने आती है इस एक्ट में, जब स्कूलों पर आने वाले वित्तीय बोझ और राज्य सरकार साथ ही केंद्र सरकार के बीच किस तरह से वितरित होता है, क्योंकि कई बार राज्य सरकारें बोलती कि हम पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है इसका, तो वो कैसे मैनेज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दो डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है वो ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबल है 18 साल के बच्चों के एजुकेशन के लिए, 18 साल तक के बच्चों के एजुकेशन के लिए। और अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो गवर्नमेंट हैड मैंडेटेड टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू 6 to 14 years ऑफ एज। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और क्लास 9 to 12 के जो बच्चे होते हैं 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, तो सेंट्रल स्टेट का जो डिवीजन था 65:35 का था जो रेशियो था। लेकिन अब जो है अब चीजें बदली हैं, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट जो इसमें आया है 21-22 में मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन है उसमें बहुत तब्दीली आई है। ये 93,224 करोड़ तक का बजट है और 8th हाईएस्ट एलोकेशन है अमंग ऑल मिनिस्ट्री। और ये एलोकेशन जो है एलोकेशन कॉन्स्टिट्यूट 2.67% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 21-22। उसके अलावा जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को 54,874 करोड़ दिया गया है और इट अकाउंट्स फॉर 59% ऑफ मिनिस्ट्रीज टोटल एलोकेशन।
उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को 38,351 करोड़ दिया गया है, और वो उसका है जो टोटल एलोकेशन का 41% होता है। उसके अलावा जो एलोकेशन है समग्र शिक्षा का एलोकेशन जो है वो 33% है, विच इज 31,050 करोड़, फॉलोड बाय ऑटोनॉमस बॉडीज 12%, केंद्रीय विद्यालय संगठन, मिड डे मील प्रोग्राम 12%, फिर ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज 8%, IITs 8%, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के तहत 5% आते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, आपने विद्युत्मा जी पूरा राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जो एक्ट है वो समझाया। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।